हाँ जी मेरे सीए फाउंडेशन वाले बच्चों, बेटा स्वागत है जीएनजी 2.0 सीरीज में। बेटा इसका बेसिक वाला पार्ट हम लोग कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। तो आज है डे 15। आज बेटा इस यूनिट 1 को कर देंगे खत्म। तो जानदार, शानदार और जबरदस्त, लेट्स गो। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। इसका बेसिक वाला पार्ट नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी तक हम लोग कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में बेसिक वाला पार्ट कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हमारे पास आ रहा है बेटा पर्सनल इनकम। ध्यान से समझेंगे बातों को। पर्सनल इनकम, प्राइवेट इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, पूरे पूरे चांसेस है बेटा इनमें से क्वेश्चन आने के। तो ध्यान से समझते हैं बेटा। पर्सनल इनकम का मतलब है जो भी इनकम हाउस होल्ड्स के या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के, दोनों के बेटा ध्यान से देखेंगे। Personal income is the total money actually received by all the household and non-profit organizations। दोनों households भी और non-profit organizations भी, दोनों के पास एक्चुअली में जो हाथ में, अभी जो एक्चुअल रिसीव्ड है ना इसमें फोकस करेंगे। एक्चुअल रिसीव्ड लिखा होने का मतलब है कि वेदर अर्नड और नॉट अर्नड दोनों। नॉट अर्नड क्या होता है सर? भाई नॉट अर्नड का मतलब है ट्रांसफर इनकम। ऐसी इनकम जो आपने अर्न नहीं करी फिर भी रिसीव हो रही है, लाइक पेंशन, स्कॉलरशिप, है ना। तो ये सारी कौन सी इनकम्स होती है बेटा जो आपने अर्न नहीं करी फिर भी रिसीव हो रही है। तो ट्रांसफर इनकम भी आती है पर्सनल इनकम में। इंपॉर्टेंट बात है ना। तो देखते हैं। देखो, इट इंक्लूड्स द मनी रिसीव्ड इवन इफ इट वाजंट अर्न्ड फ्रॉम द वर्क और बिजनेस, लाइक पेंशन, स्कॉलरशिप, वेलफेयर बेनिफिट्स। बता दिया मैंने। अब नेशनल इनकम से अगर हम इसको कंपेयर करें, सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है कि नेशनल इनकम में हम बच्चों ट्रांसफर इनकम नहीं लेते, लेकिन इसमें ट्रांसफर इनकम लेते हैं। तो एक क्वेश्चन है मेरा आपसे कि क्या बताओ पर्सनल इनकम नेशनल इनकम से बड़ी हुई फिर? क्योंकि पर्सनल इनकम में तो ट्रांसफर इनकम लेते हैं पर नेशनल इनकम में नहीं लेते ट्रांसफर इनकम। तो क्या पर्सनल इनकम नेशनल इनकम से बड़ी हो गई? नहीं भाई, नेशनल इनकम अभी भी ज्यादा ही है पर्सनल इनकम से। क्यों? क्योंकि नेशनल इनकम में हम प्राइवेट सेक्टर्स की इनकम भी ले रहे हैं, हम वो वाली इनकम भी ले रहे हैं जो भले ही हाउस होल्ड तक नहीं पहुंची पर कंट्री में अर्न हो रही है। तो अगर कोई इनकम कंट्री में अर्न हो रही है तो वो नेशनल इनकम का पार्ट तो है, लेकिन पर्सनल इनकम का पार्ट नहीं है। इसलिए हम बोलते हैं कि पर्सनल इनकम इज ऑलवेज लेस देन नेशनल इनकम। ये बात याद रहेगी। देखो तो भाई नेशनल इनकम इज टोटल इनकम अर्न्ड बाय ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, सब, है ना। पर्सनल इनकम क्या है? टोटल इनकम रिसीव्ड बाय द पीपल वेदर अर्न्ड और नॉट। अब देखो, अ रिटायर्ड पर्सन रिसीव्ड अ पेंशन, ये नॉट अर्न्ड वाली इनकम है ना, तो बेटा लेकिन ये रिसीव तो हुई है, तो पर्सनल इनकम में तो आएगी लेकिन नेशनल इनकम में नहीं आएगी। क्या बोला? ये पेंशन वाला केस जो हमने लिया है ये एक ऐसी इनकम है जो पर्सनल इनकम में तो आएगी लेकिन नेशनल इनकम में नहीं आएगी, क्योंकि नेशनल इनकम में ट्रांसफर इनकम्स नहीं आती। राइट, चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया भी कि इतने सब बातों के बावजूद भी वैसे तो पढ़ के लग रहा है कि पर्सनल इनकम में तो ज्यादा टाइप ऑफ इनकम आ रही है, बट नहीं, नेशनल इनकम में हम वो इनकम्स भी लेते हैं जो हाउस होल्ड तक नहीं पहुंच रही पर फिर भी वो कंट्री की इनकम है, पर पर्सनल इनकम नहीं है वो। पर्सनल इनकम मतलब जो हाउस होल्ड तक पहुंचती है। अभी और समझ आएगा। देखो, नॉट ऑल द इनकम्स अर्न्ड इन द कंट्री रीचेस द इंडिविजुअल्स डायरेक्टली, सम पार्ट्स आर डिडक्टेड। बहुत सारी ऐसी इनकम्स होती है जिसको हम अपनी नेशनल इनकम में से जब हटाते हैं तब जाके पर्सनल इनकम आती है। यानी कि नेशनल इनकम इज अ वाइडर टर्म एंड पर्सनल इनकम इज अ नैरोअर टर्म, छोटी टर्म है। ठीक है ना। तो भाई टैक्सेस हो गए, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो गया, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस, ये वो अमाउंट्स हैं जो कंट्री में एक इनकम की तरह जनरेट हो रहे हैं, नेशनल इनकम में काउंट हो रहे हैं लेकिन पर्सनल इनकम में नहीं होते काउंट। तो पर्सनल इनकम तक जाने के लिए इन सारी इनकम्स को हम नेशनल इनकम में से माइनस करते हैं तो हम पहुंचते हैं पर्सनल इनकम पे बेटा। राइट, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हो गया, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स हो गया, ऑल्सो हाउस होल्ड पे इंटरेस्ट ऑन लोन्स। भाई जो हाउस होल्ड है वो भी तो इंटरेस्ट वगैरह पे करते हैं, हो सकता है उन्होंने भी लोन ले रखा हो तो वो भी तो पे करते हैं ना कुछ। अब लोन्स वगैरह पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो कंट्री में तो इनकम सर्कुलेट हो रही है, लेकिन पर्सनल इनकम का पार्ट तो नहीं है। हाउस होल्ड के पास तो वो पैसा नहीं पहुंच रहा ना, इसलिए माइनस होता है। लाइक होम लोन्स हो गया विच रिड्यूसेस द इनकम दे गेट। राइट, तो इसलिए ये सारी इनकम्स को जब हम डिडक्ट करते हैं तब हम पहुंचते हैं बच्चों पर्सनल इनकम तक। बात समझ आ गई भाई? बढ़िया से। तो फॉर्मूला क्या हुआ? ध्यान से देखो, पर्सनल इनकम इज नेशनल इनकम में से हम माइनस कर रहे हैं इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड।
भाई वो पैसा जो अर्न तो हुआ लेकिन हाउस होल्ड को रिसीव नहीं हुआ वो माइनस कर देंगे, और वो पैसा जो रिसीव तो हो गया है भले ही अर्न ना करा हो, सारी बातें कर चुके हैं, वो पैसा जो रिसीव हो गया भले ही अर्न ना करा हो वो प्लस हो जाएगा, वो पैसा जो रिसीव नहीं हुआ चाहे अर्न हुआ या नहीं हुआ भाड़ में जाए तो उसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो पर्सनल इनकम निकालने के लिए फॉर्मूला बेटा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस नेट इंटरेस्ट पेड बाय द हाउस होल्ड प्लस ट्रांसफर पेमेंट्स, इसके अलावा माइनस कॉर्पोरेट टैक्स, अभी पढ़ा ना, माइनस क्या होगा कॉर्पोरेट टैक्स, और क्या माइनस होगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट तो ले लिया हमने ऊपर है ना, कॉर्पोरेट टैक्स माइनस होगा, और क्या माइनस होगा देखो सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन भी माइनस होगा, क्या माइनस होगा बेटा सोशल सिक्योरिटी, देखो इससे इनकम तो जनरेट होती है ना कहीं ना कहीं, मतलब नेशनल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें इंप्लॉयर की तरफ से सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन है, मैंने इनकम मेथड में डिस्कस किया था कि इससे इंप्लॉय की इनकम बढ़ती है, पर फिर भी ये पैसा डायरेक्टली हाउस होल्ड के हाथ में तो नहीं पहुंच रहा, एक बेनिफिट है जिसको हम इंप्लॉय की इनकम मान के कंट्री की नेशनल इनकम में ऐड कर सकते हैं लेकिन पर्सनल इनकम में नहीं ले सकते। क्या बोला कि एक बेनिफिट के तौर पर इंप्लॉय की इनडायरेक्ट इनकम मान के हम कंट्री की नेशनल इनकम में तो इंक्लूड कर सकते हैं, जो हम करते भी हैं नेशनल इनकम अपना इनकम मेथड में, राइट, लेकिन पर्सनल इनकम में नहीं ले सकते इसको, हाउस होल्ड्स के हाथ में पैसा नहीं पहुंच रहा, राइट, इसलिए माइनस, तो सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, ठीक है, इंटरेस्ट पेड हमने माइनस कर दिया है, और ये कोई एक चीज ऐड भी हो रही है कि अगर कोई ट्रांसफर पेमेंट है, क्योंकि नेशनल इनकम में इंक्लूडेड नहीं है ना, जो नेशनल इनकम में से माइनस होना चाहिए वो सब हटा दिया, जो प्लस होना चाहिए वो प्लस कर दिया, है ना भाई, समझ आ गया फॉर्मूला ढंग से, तो कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, और ये सारी चीजें माइनस, और प्लस क्या होगा यहां पर, अगर मैं उस हिसाब से लिखूं तो ट्रांसफर पेमेंट्स, फॉर्मूला अपने पास लिख लेना बेटा एक बारी जल्दी से ध्यान से, ठीक है, ट्रांसफर पेमेंट्स अगर कुछ होंगी तो ये प्लस हो जाएंगी नेशनल इनकम में, बाकी ये सारी चीजें क्या होंगी बेटा, ये सब माइनस होगा, क्योंकि ये वो सारी चीजें हैं जो हाउस होल्ड्स के हाथ में नहीं पहुंच रहा या हाउस होल्ड्स की इनकम को रिड्यूस करना है, समझ गए मेरी बात को, किसमें से माइनस होगा, नेशनल इनकम में से, ठीक है बच्चों, फॉर्मूला क्लियर है बढ़िया से, चलो नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इसमें क्या क्या समझ आया हमें एक बार, तो पर्सनल इनकम में इंक्लूड होती है पेमेंट्स लाइक पेंशन, स्कॉलरशिप, वेलफेयर, ठीक है ना, पर्सनल इनकम एक्सक्लूड करता है कॉर्पोरेट सेविंग्स को, जो प्राइवेट सेक्टर्स अपने पास पैसा बचा लेते हैं, क्या बोला, जो प्राइवेट सेक्टर्स अपने पास सेव कर लेते हैं, बचा लेते हैं, वो पैसा पर्सनल इनकम का पार्ट नहीं हो सकता क्योंकि वो तो बच गया, है ना, टैक्सेस ऑन प्रॉफिट्स पे, इंप्लॉयर सोशल सिक्योरिटी पे, ये सारे पैसे वो हैं जो हम एक्सक्लूड करते हैं, मैंने आपको फॉर्मूला में बता दिया, ये सारे अमाउंट्स वो हैं जो कंट्री की नेशनल इनकम का पार्ट हो सकते हैं लेकिन पर्सनल इनकम का पार्ट नहीं हो सकते। पर्सनल इनकम इज द बेसिस फॉर हाउस होल्ड स्पेंडिंग्स, भैया अगर आप ये पता लगा लोगे कि पर्सनल इनकम कितनी है तो इनडायरेक्टली आपने ये पता लगा लिया कि हाउस होल्ड्स के पास खर्चा करने के लिए कितना पैसा है ना, हाउस होल्ड्स के पास स्पेंड करने के लिए कितना मनी है, अगर आपने हाउस होल्ड्स की इनकम पता लगा ली तो इनडायरेक्टली आपने ये पता लगा लिया कि कितना इनके पास पैसा पड़ा है, ठीक है बच्चों, चलो नाउ पर्सनल इनकम इज यूजुअली लेस देन नेशनल इनकम, अब ये भी डिस्कस किया भाई, ये बात याद रख सकते हैं बच्चे कि नेशनल इनकम ही बड़ा होता है, पर्सनल इनकम छोटा होता है, ठीक है, कैसे, बिकॉज कंपनी सेव द पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स, है ना, जो हाउस होल्ड तक नहीं पहुंचता, तो पर्सनल इनकम इज व्हाट पीपल एक्चुअली गेट इन हैंड, और नेशनल इनकम इज व्हाट द कंट्री एक्चुअली अर्न्स, जो पूरी कंट्री अर्न करती है वो है नेशनल इनकम, और जो हाउस होल्ड के पास पैसा पहुंचता है इन हैंड दैट इज पर्सनल इनकम, क्लियर है, चलो ये क्वेश्चन है बेटा छोटा सा, देख लो उसको आराम से, इसका आंसर कमेंट में डाल देना बढ़िया से, फॉर्मूला जो पीछे हमने डिस्कस किया है सारा वही है, बहुत बेसिक सा छोटा सा क्वेश्चन है सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, सब बच्चे इसका आंसर कमेंट में डाल देंगे, पता तो लगे भाई क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे, कोई बच्चा कमेंट नहीं करता, चुपचाप चले जाते हो, कमेंट करना भाई इसका आंसर जल्दी से फटाफट से, ठीक है, छोटे मोटे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। चलो जी नाउ अब हम बात करते हैं बेटा प्राइवेट इनकम की, अब समझो प्राइवेट इनकम इज प्राइवेट सेक्टर्स की इनकम, पर्सनल इनकम क्या बोला, हाउस होल्ड्स की इनकम, प्राइवेट इनकम क्या है, प्राइवेट सेक्टर्स की इनकम, जो प्राइवेट सेक्टर कंट्री में अर्न कर रहे हैं, तो प्राइवेट इनकम इज द टोटल इनकम अर्न्ड बाय द एंटायर प्राइवेट सेक्टर ऑफ द कंट्री, सिंपल मतलब प्राइवेट इनकम से याद रहेगा प्राइवेट सेक्टर की इनकम। अब क्या क्या आता है इसमें, मेन बात प्राइवेट सेक्टर में भाई ऑल प्राइवेट कंपनीज एंड बिजनेसेस आते हैं और हाउस होल्ड्स एंड इंडिविजुअल्स भी आते हैं, तो क्या समझ आ रहा है, पर्सनल इनकम कहीं ना कहीं प्राइवेट इनकम का पार्ट है ना, ये प्राइवेट इनकम है, इसके अंदर ये जो पार्ट है ये पर्सनल इनकम है, याद रहेगा, ठीक है, ऑल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की इनकम भी आ जाती है, इफ कंट्री all types include sorry it counts all types of income received by this sector including money from the government and from the other countries, मतलब
जो भी पैसा प्राइवेट सेक्टर को रिसीव हो रहा है, तो फिर से यहां पर यह क्लैरिफाई हो गया कि जरूरी नहीं है कि फैक्टर इनकम हो, ट्रांसफर इनकम भी हो सकती है। किसी भी फॉर्म में कोई पैसा सरकार से या दूसरी कंट्री से रिसीव हो रहा है तो वो सब आ जाएगा बेटा प्राइवेट सेक्टर की इनकम में, ठीक है, मींस प्राइवेट इनकम में। बात क्लियर हो गई? चलो फॉर्मूलाज की अगर हम बात करें तो सारे प्राइवेट सेक्टर की इनकम को हम ऐड कर रहे हैं, देख लेते हैं। प्राइवेट सेक्टर शेयर फ्रॉम व्हाट द कंट्री प्रोड्यूसेस, नेट इनकम फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट लोन्स, हो सकता है प्राइवेट सेक्टर्स ने गवर्नमेंट को लोन दे रखा हो, वहां से इंटरेस्ट आ रहा हो भाई, नेशनल डेट इंटरेस्ट के नाम से, या कोई भी ग्रांट्स या गिफ्ट रिसीव हो रहे हैं गवर्नमेंट से लाइक सब्सिडीज, या नेट गिफ्ट रिसीव हो रहे हैं दूसरी कंट्री से बाहर से, फ्री ऑफ कॉस्ट इनकम, फ्री में कोई भी इनकम आ रही है बाहर से, वो भी ऐड हो जाएगी। तो प्राइवेट सेक्टर के पास जो भी पैसा कहीं से भी कैसे भी पहुंच रहा है, प्राइवेट सेक्टर्स के पास जो भी पैसा कहीं से भी कैसे भी पहुंच रहा है, वही है हमारा प्राइवेट इनकम। सिंपल सी बात है बेटा, याद रहेगी, है याद रहेगी। प्राइवेट सेक्टर के पास जो भी इनकम कहीं से भी पहुंच रही है वही क्या है, प्राइवेट इनकम, ठीक है ना। तो देखो फटाफट से कंपैरिजन देख रहे हैं एक बारी, थोड़ा छोटा कर दूं इसको, ज्यादा फैल गया ना, लो बेटा, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो चाहो तो, देख लेंगे एक बारी। तो क्या क्या पड़ा, प्राइवेट इनकम में द एंटायर प्राइवेट सेक्टर फर्म्स प्लस हाउस होल्ड, पर्सनल में ओनली हाउस होल्ड एंड इंडिविजुअल्स नॉट फर्म्स स्पेसिफिकली। What does it include? All factor income plus all transfer income of the private sector। अभी बताया ना, प्राइवेट सेक्टर के पास जो भी पैसा कहीं से भी पहुंच रहा है, इसमें क्या है, इनकम एक्चुअली रिसीव्ड बाय द पर्संस फ्रॉम ऑल सोर्सेस, जो भी हाउस होल्ड्स के पास पहुंच रहे हैं। डिफरेंस क्या है, इट इंक्लूड्स द रिटेन्ड, इसमें इंक्लूड होती है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ द प्राइवेट कंपनीज। याद है मैंने आपको बताया था वैसे प्रॉफिट इनकम मेथड में लास्ट वीडियो में, कि प्रॉफिट का वो वाला पार्ट जो कंपनीज अपने पास बचा लेती हैं, यानी टैक्स दे दिया, डिविडेंड दे दिया, उसके बाद जो प्रॉफिट बच जाता है फर्म्स के पास, वो प्राइवेट इनकम में इंक्लूड होता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की इनकम है। लेकिन ये पैसा हाउस होल्ड तक तो नहीं पहुंचता, तो ये इसको एक्सक्लूड करता है, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर के पास ही रह जाता है पैसा, हाउस होल्ड के पास हाथ में नहीं पहुंचता। इसलिए रिटेन्ड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स को हम एक्सक्लूड करते हैं प्राइवेट इनकम में, पर्सनल इनकम में। पर्पस क्या है, मेजर द इनकम एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर, और इट मेजर्स द इनकम अवेलेबल टू द इंडिविजुअल फॉर स्पेंडिंग्स और सेविंग्स। यानी हाउस होल्ड्स की अभी हमने बात करी थी ना, कि हाउस होल्ड्स की आप स्पेंडिंग पता लगा सकते हो पर्सनल इनकम से, तो ये हमारा पर्पस होता है इसमें, कि इंडिविजुअल्स की स्पेंडिंग्स और सेविंग्स को मेजर करा जा सकता है बाय कैलकुलेटिंग दी पर्सनल इनकम। सिंपल है। चलो नाउ एक एग्जांपल देखते हैं छोटा सा बढ़िया सा, जिससे और क्लियर हो जाएगा। एक बिजनेस है, जिस बिजनेस के अंदर प्राइवेट इनकम आई हमारे पास 10 लाख, है ना। एक बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न करा भैया 10 लाख का। अब जो उसका ओनर है, ओनर ने एक सैलरी विड्रॉ कर ली, उसमें से 6 लाख रुपए जो अपने घर ले गया, यानी हाउस होल्ड, समझना ध्यान से। अब बिजनेस का 10 लाख की इनकम थी, उसमें से हाउस होल्ड ले गया एक ओनर अपनी सैलरी विड्रॉ करके 6 लाख। अब ध्यान से, जो पूरी की पूरी 10 लाख थी बेटा, ये क्या थी, प्राइवेट इनकम थी, है ना, पूरी प्राइवेट इनकम थी। लेकिन पर्सनल इनकम क्या है इसमें से मेरे बच्चों, पर्सनल इनकम क्या है, जो हाउस होल्ड अपने साथ घर ले गया 6 लाख रुपए। समझ गए, देखो ध्यान से, ओनर ने विड्रॉ करा इतना, दिस इज द पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम। द कंपनी सेव और रिटेन 4 लाख रुपए फॉर द फ्यूचर ग्रोथ, दिस इज इंक्लूडेड इन द प्राइवेट इनकम। तो आफ्टर विड्रॉल, पहले तो प्राइवेट इनकम 10 लाख थी पूरी, लेकिन जब ये विड्रॉ हो गया तो अब प्राइवेट इनकम कितनी रहेगी, 4 लाख, है ना। कितनी रहेगी बच्चों, 4 लाख रहेगी, राइट। 10 लाख में से क्या हुआ, जब 6 लाख विड्रॉ हो गए तो कितना रह गया भाई, 4 लाख, ठीक है। दिस इज बट एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पर्सनल इनकम। सो प्राइवेट इनकम इज मोर देन, तुम्हें क्या समझ आया बेटा, कि प्राइवेट इनकम ज्यादा होता है पर्सनल इनकम से। बात क्लियर हो रही है, प्राइवेट इनकम ज्यादा होती है पर्सनल इनकम से, क्योंकि प्राइवेट इनकम के अंदर प्राइवेट सेक्टर्स की इनकम प्लस हाउस होल्ड्स की इनकम दोनों इंक्लूडेड होती है। देखो ना, ये 10 लाख था, इसमें 6 लाख भी इसी का पार्ट है, 4 भी इसी का पार्ट है। वो तो जब बाद में 6 चला गया पर्सनल में, तो प्राइवेट सेक्टर की इनकम रह गई 4 लाख, राइट। समझ आई बात। बाय द अमाउंट ऑफ कॉर्पोरेट सेविंग्स रिटेन प्रॉफिट्स के नाम से, ये वाला डिफरेंस की वजह से प्राइवेट इनकम ज्यादा होती है। कौन से डिफरेंस की वजह से, रिटेन प्रॉफिट की वजह से, जो प्राइवेट सेक्टर्स अपने पास बचा लेते हैं उस अमाउंट से प्राइवेट इनकम ज्यादा होती है पर्सनल इनकम से, ठीक है भाई। तो हम कह सकते हैं कि पर्सनल इनकम इज अ पार्ट ऑफ प्राइवेट इनकम बट नॉट इक्वल टू इट। बताया ना ऊपर, ये प्राइवेट इनकम है, उसके अंदर ये पर्सनल इनकम है, ये पूरी प्राइवेट इनकम, ये पर्सनल इनकम। तो पर्सनल इनकम उसका पार्ट हो सकती है, एग्जांपल देखो, लेकिन इक्वल नहीं हो सकती, बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ठीक है। चलो नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज बेटा डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। इसको कई बच्चे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम भी बोल देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम बोलो या पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भाई सीधा सा मतलब क्या है, जो पर्सनल इनकम
हाउस होल्ड की हमने निकाली, है ना। अब उसमें से हाउस होल्ड टैक्स भी तो पे करेंगे। क्या पे करेंगे बच्चों? टैक्स, जिसको मैंने नाम दिया डायरेक्ट टैक्स। या हो सकता है कोई और मैंडेटरी पेमेंट्स हो जो करनी हो, जैसे फीस, फाइन्स, पेनल्टीज, किसी भी तरह की जो गवर्नमेंट को मैंडेटरी पेमेंट्स हैं जो करनी होगी, है ना। क्या लिख रहे हैं? माइनस डायरेक्ट टैक्सेस माइनस अदर मैंडेटरी पेमेंट्स। क्या लिखा? पर्सनल इनकम में से माइनस कर दिया डायरेक्ट टैक्स माइनस अदर मैंडेटरी पेमेंट्स। तो क्या आएगा बेटा इससे आंसर? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बोलो, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम बोलो, एक ही बात है। ये लो जी। तो सिंपल सा मतलब है हमारे पास कि अगर हम हाउस होल्ड के पास जो हमने इनकम कैलकुलेट करनी सीखी है अभी, पर्सनल इनकम, उसमें से टैक्स हटा दो और बाकी की मैंडेटरी पेमेंट जो करनी ही होती है वो भी हटा दो, तो क्या बचता है बेटा? डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। मतलब कि वो इनकम जो अब हाउस होल्ड एक्चुअली में स्पेंड कर सकते हैं, यानी डिस्पोज कर सकते हैं आफ्टर पेइंग टैक्स एंड अदर मैंडेटरी पेमेंट्स। तो देखो, तो डिस्पोजेबल इनकम को आप समझो टेक होम पे और मनी इन हैंड, एक्चुअल में मतलब आफ्टर रिसीविंग द मनी, जो फाइनली उसके बाद बचेगा टैक्स देने के बाद। इट्स द इनकम एक्चुअली अवेलेबल टू द इंडिविजुअल और हाउस होल्ड टू आइदर स्पेंड और सेव। भैया उसके बाद वो उसको स्पेंड करे, कंज्यूम यानी कि, या सेव करे, मर्जी है। तो इट इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द पर्सनल इनकम एंड सब्ट्रैक्टिंग डायरेक्ट टैक्स एंड कंपल्सरी पेमेंट्स। लिख दिया यहां पर, मैंडेटरी पेमेंट्स बोलो, कंपल्सरी पेमेंट बोलो, एक ही बात है, सिंपल है। तो क्या समझ आया भाई फॉर्मूला? पर्सनल इनकम माइनस इनकम टैक्स माइनस अदर कंपल्सरी पेमेंट विच विल बी लाइक फीस, प्रोफेशनल टैक्सेस, फाइन्स, पेनल्टीज, एनीथिंग। एग्जांपल, पर्सनल इनकम आपकी 1 लाख है, 15,000 आपने दे दिया टैक्स, तो बेटा डिस्पोजेबल इनकम कितना बचा? 85,000 रुपए। तो भाई एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, संभाल लोगे, है ना। अगर मान लो डिस्पोजेबल इनकम पूछ लिया और क्वेश्चन में दे दिया पर्सनल इनकम इतनी है और टैक्स इतना है और एक मैंडेटरी फाइन और फीस का अमाउंट इतना है, तो बताओ डिस्पोजेबल इनकम कितना होगा? पहुंच जाओगे डिस्पोजेबल इनकम तक की नहीं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, ये बेटा आपके सिलेबस का पार्ट है। अब सिंपल मतलब समझो, हमने डिस्पोजेबल इनकम तो सीख लिया क्या होता है। अब हम बात कर रहे हैं कंट्री लेवल पे, नेशनल लेवल पे डिस्पोजेबल इनकम। तो पहले हम बात कर रहे थे इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स की, है ना, हाउस होल्ड्स की डिस्पोजेबल इनकम या पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, पर्सनल इनकम या पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, राइट। अब हम बात कर रहे हैं पूरी कंट्री की डिस्पोजेबल इनकम। तो सिंपल मतलब जैसा हमने हाउस होल्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा, वैसे ही अब हम कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि भाई पूरी कंट्री के पास कितना पैसा अवेलेबल है स्पेंड करने के लिए, कंजम्पशन पे स्पेंड करने के लिए पूरी कंट्री के पास कितना पैसा है। ठीक है, तो देखो, this is the total income a nation has its disposal for consumption and saving. It includes everything a country earns and adds any net gift received from. क्या समझ आया? कि जो भी कंट्री की नेशनल इनकम है, और याद है भाई बताया था मैंने नेशनल इनकम किसको बोलते हैं? NNP@FC, या फिर यहां पर आप जो लिखा हो देखोगे हम इसको NNI बोल देंगे, जिसका मतलब है नेट नेशनल इनकम। आप नेट नेशनल इनकम बोलो या NNP@FC बोलो, एक ही मतलब है। मेन बात क्या है कि जब आप कंट्री की नेशनल इनकम निकाल लेते हो जिसके अंदर हमने सारी फैक्टर पेमेंट्स ली होगी, ट्रांसफर पेमेंट नहीं ली होगी, राइट, तो वो वाली हमने इनकम ली। अब उसमें से कोई भी फ्री मनी अगर बाहर से आ रहा है, कोई भी गिफ्ट, ग्रांट, एड की फॉर्म में पैसा आ रहा है, वो सारा उठा के ऐड कर दो, तो हमें यह पता लग जाएगा कि कंट्री के पास अब स्पेंड करने के लिए, कंजम्पशन या सेविंग के लिए कितना पैसा अवेलेबल है। समझ गए मेरी बात? अब कंसेप्ट है नेट का। देखो हमने यहां पर ली ही कौन सी? नेशनल इनकम विच इज ऑलरेडी नेट, मतलब विच इज ऑलरेडी एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, राइट। अगर यही मैं आपको बोलूं कि GNDI निकालो, ये तो NNDI है, मतलब मैं आपको बोल दूं कि ग्रॉस निकालो, तो आपको यानी उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड करना है। भैया ग्रॉस क्या होता है? अकाउंट्स पढ़ते हो ना बच्चों, ग्रॉस इज इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, नेट इज एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, सिंपल। तो देखो ये आएगा अभी, तो पहले इसी की बात करते हैं। इट इज बेस्ड ऑन नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। इट एड्स द करंट ट्रांसफर फ्रॉम द अब्रॉड दैट आर नॉट पेमेंट फॉर गुड्स और सर्विसेज, जैसे ग्रांट्स, डोनेशन, फॉरेन एड। फ्री का पैसा, कंट्री की नेशनल इनकम आपने ऑलरेडी निकाल रखी है, अब उसमें फ्री मनी उठा के ऐड कर दो, जो फ्री का पैसा बाहर से आ रहा है, सिंपल। इट टेल्स अस व्हाट द कंट्री कैन एक्चुअली यूज विदाउट रिड्यूसिंग इट्स कैपिटल, कैपिटल को, अपनी खुद की कैपिटल को रिड्यूस करे बिना जो वो यूज कर सकती है पैसा। तो भाई NNI बोले तो नेट नेशनल इनकम, और वी कैन से नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एक ही मतलब है। नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, करंट ट्रांसफर का मतलब वही है जो फ्री पैसा बाहर से आ रहा है, तो उसको वैसे पढ़ो या ऐसे पढ़ो, एक ही बात है। ठीक है जी, चलो। अब ग्रॉस, जो मैंने आपसे भी डिस्कस किया कि ग्रॉस के अंदर हम डेप्रिसिएशन को, मतलब अब हम वो निकाल रहे हैं डिस्पोजेबल इनकम कंट्री की जिसमें की डेप्रिसिएशन इंक्लूसिव है, मतलब डेप्रिसिएशन को हमने हटाया नहीं है। या फिर अगर हम ऐसे समझे कि अब अगर आप NNP@FC लेते हो बेटा,
पर मुझे निकालना क्या है, कंट्री की ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम निकालनी है, नॉट नेट। तो सबसे पहले तो मैं डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करूंगा, तभी तो ग्रॉस में कन्वर्ट होगा ये, यानी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जीएनपीएट में, और वी कैन से जीएनआई, ग्रॉस नेशनल इनकम बोलो या जीएनपीएट बोलो, एक ही मतलब है, समझ गए। तो पहले तो नेशनल इनकम को इसमें कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद सेम प्रोसेस, भाई बाहर से आया हुआ करंट ट्रांसफर्स ऐड कर दो, यानी बाहर से आया हुआ फ्री का पैसा जो है वो ऐड कर दो, जो बाहर से आया हुआ फैक्टर इनकम नहीं है वो ऐड कर दो, फैक्टर इनकम के अलावा जो पैसा आता है वो ऐड कर दो, राइट। तो देखते हैं, तो दिस इज सिमिलर टू एनएनडीआई बट it includes depreciation, that is wear and tear of the machinery, or we can say consumption of fixed capital, that is CFC, means depreciation का दूसरा नाम consumption of fixed capital, that is depreciation, है ना। तो it is a broader measure of what a nation has available for use, एक नेशन के पास यूज करने के लिए कितना पैसा है, ब्रॉडर अमाउंट है, क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड हो जाता है ना। इट इज बेसिकली जीएनपी और जीएनआई प्लस नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम द अब्रॉड। क्या समझ आया जो मैंने बताया अभी आपको, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट बोलो या जीएनआई बोलो, जिसमें हमने क्या प्लस कर दिया, नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम दी अब्रॉड। एक और क्वेश्चन, एक बात बताओ कि अगर मुझे नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम से निकालना है ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, तो क्या करूंगा भैया, इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ एन और जी का ही तो फर्क है, तो नॉर्मल कन्वर्जन फॉर्मूला यूज कर लो भाई, सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन ऐड कर दो, आ जाएगा, ये लो। तो ये भी एक फॉर्मूला हो सकता है ना, नंदी से गंदी निकालने का एक फॉर्मूला, डेप्रिसिएशन ऐड कर दो। तो कौन से दो कंसेप्ट पढ़े हमने अभी, गंदी और नंदी, ठीक है ना। तो भाई नेट में डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं तो ग्रॉस आता है, पता ही है हमें, देख लेते हैं दोनों फॉर्मुलास को। ये देखो जी, नंदी के अंदर डेप्रिसिएशन ऐड कर दो, या तो फिर एक फॉर्मूला तो ये हो गया, दूसरा क्या हो गया, जीएनपीएट के अंदर नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम द अब्रॉड को ऐड कर दो। दोनों फॉर्मुलास हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है भाई, नंदी और गंदी दोनों समझ आ गया। चलो नाउ डोमेस्टिक इनकम, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, सिलेबस का पार्ट है, इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि कंट्री की जो डोमेस्टिक इनकम होती है, सिंपल सा मतलब है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। कौन से दो पार्ट्स में, प्राइवेट सेक्टर की इनकम और पब्लिक सेक्टर की इनकम। अब आपको दोनों याद कैसे करनी है कि कौन कौन सी प्राइवेट होती है, कौन कौन सी पब्लिक होती है, तो हम इसको एक एक्सक्लूसिव डेफिनेशन की तरह याद कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि हमने पहले ये पढ़ लिया सिर्फ कि पब्लिक सेक्टर की इनकम कौन कौन सी होती है, तीन चार अगर मैंने आपको बता दी कि ये मेरी पब्लिक सेक्टर की इनकम्स होती है, और फिर मैंने कहा कंट्री की जो भी इनकम है टोटल, उसमें से ये हटा दो पब्लिक सेक्टर की इनकम, तो क्या बचेगा, प्राइवेट सेक्टर की इनकम। तो इसका मतलब हम ऐसा क्यों कर पा रहे हैं कि टोटल में से पब्लिक माइनस करके प्राइवेट मान रहे हैं, वो क्यों मान रहे हैं, क्योंकि दिस इज द कंसेप्ट कि कंट्री के अंदर अंदर जो भी इनकम जनरेट हो रही है वो या तो पब्लिक सेक्टर से हो रही है या प्राइवेट सेक्टर से, और कुछ नहीं है। जो है वो यही है कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर से मिला के पूरी कंट्री की डोमेस्टिक इनकम बनती है। समझ गए भाई, चलो देखते हैं। तो पब्लिक सेक्टर की इनकम्स कौन कौन सी है, दिस इज द इनकम दैट गोज टू द गवर्नमेंट एंड इट्स एंटरप्राइजेस, जिसका मतलब क्या क्या है, प्रॉफिट फ्रॉम गवर्नमेंट रन कंपनीज, रेलवे जैसे बीएसएनएल, रेलवेज और बीएसएनएल को जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो ऐसी कंपनीज को एग्जांपल लिया है। रेंट एंड इंटरेस्ट अर्न्ड बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, है ना, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कोई भी रेंट या इंटरेस्ट आ रहा है अगर, फिर सरप्लसेस फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के अगर और कोई भी सरप्लसेस है किसी भी फॉर्म में तो वो भी आ गए। तो ये सारी क्या है बेटा, पब्लिक सेक्टर की इनकम्स है, बात समझ आई। तो प्राइवेट सेक्टर की इनकम क्या होगी, टोटल इनकम में से जो भी हमने बात करी पब्लिक सेक्टर की वो हटा दो, देखो दिस इज द रिमेनिंग इनकम, कौन सी इनकम, रिमेनिंग इनकम आफ्टर द पब्लिक सेक्टर टेक्स इट्स शेयर्स। तो फॉर्मूला क्या होगा सिंपल वर्ड्स में, टोटल डोमेस्टिक इनकम माइनस पब्लिक सेक्टर इनकम। और भाई याद दिला दूं जल्दी से कि डोमेस्टिक इनकम हम इसको बोलते हैं बेटा एनडीपीएट, नेशनल इनकम बोलते हैं एनएनपीएट को, और डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं एनडीपीएट को। सिंपल है। तो एनडीपीएट इज इक्वल्स टू पब्लिक सेक्टर इनकम प्लस प्राइवेट सेक्टर इनकम। दिस इज द मेन क्राइटेरिया और मेन थिंग अकॉर्डिंग टू योर मॉड्यूल कि जो हमारी डोमेस्टिक इनकम है दैट इज एनडीपीएट दैट कंसिस्ट ऑफ बोथ सेक्टर्स इनकम, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। सिंपल, चलो बहुत ही बढ़िया। नाउ फटाफट से जो जो हमने पढ़ा एक बार उसका समरी है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसमें कुछ खास पढ़ाने वाला नहीं है क्योंकि ये सारी बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से, ये लो फटाफट ले लो अपनी रिवीजन के लिए बेटा ये, ठीक है ना। एक बार मैं आपको बस रीड कर देता हूँ, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। तो देखो डिस्पोजेबल इनकम क्या है, मनी इन हैंड्स फॉर स्पेंडिंग एंड सेविंग्स, ठीक है, मनी इन हैंड्स फॉर स्पेंडिंग एंड सेविंग। फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स माइनस अदर मैंडेटरी पेमेंट्स भी कर सकते हो, है ना, माइनस कंपलसरी पेमेंट, मैं लिख देता हूं। उसके बाद है एनएनडीआई, नंदी क्या पढ़ा हमने, नेशंस यूजेबल इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन इंक्लूडिंग नेट गिफ्ट फ्रॉम द अब्रॉड। भैया नंदी के लिए पूरे कंट्री के पास जो यूजेबल इनकम है ना, आफ्टर डेप्रिसिएशन, क्योंकि नेट है इसलिए आफ्टर डेप्रिसिएशन,
इंक्लूडिंग नेट गिफ्ट्स, मतलब ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड करके। ये रहा फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। गंदी का मतलब क्या है कि इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, है ना, बिफोर डेप्रिसिएशन यानी कि, और इंक्लूडिंग नेट गिफ्ट्स, और ये रहा फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। डोमेस्टिक इनकम का क्या है, हाउ नेशनल इनकम इज डिवाइडेड बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इनकम, तो ये रहा फॉर्मूला, ये भी हम पढ़ चुके हैं। ये क्विक रिवीजन के लिए, इसमें कुछ खास नया नहीं था। ठीक है बेटा, चलो कंक्लूजन क्या है, हमारी जो डिस्पोजेबल इनकम है वो इंडिविजुअल्स के लिए होती है, नंदी और गंदी है पूरे नेशन के लिए, और डोमेस्टिक इनकम में हमने क्या पढ़ा कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर आपस में शेयर करते हैं इनकम को। जो भी कंट्री की इनकम है उसमें से दोनों का शेयर है बराबर, किस किस का, प्राइवेट का और पब्लिक का। सिंपल है बच्चों। भाई एक सर्कुलर फ्लो का कंसेप्ट है, बहुत सिंपल सा, देखो नजर आ रहा होगा आपको, आपके मॉड्यूल का ही एक्सट्रैक्ट है ये, बहुत आराम से समझ आएगा। सिंपल मतलब है बेटा कि सबसे पहले क्या होता है, प्रोडक्शन फेज होता है। कौन सा फेज, प्रोडक्शन फेज। प्रोडक्शन के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई, उसके बाद जो चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, चारों को पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कौन से चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड को गया रेंट, लेबर को दे दिया वेजेस, कैपिटल पे गया इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को दे दिया प्रॉफिट्स, है ना। डिस्ट्रीब्यूट हो गया पैसा फैक्टर पेमेंट्स के नाम से। तो जिनके पास गया है उनके लिए इनकम है सबके पास। अब सबके सब क्या करेंगे, इसको इकोनॉमी में स्पेंड करेंगे, है ना, डिस्पोज करेंगे, कंजम्पशन या स्पेंड करेंगे अपनी नीड्स के हिसाब से। तो वापस से ये पैसा घूम के कहां चला जाएगा, फर्म्स के पास चला जाएगा, इन द विच इज टू बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन एक्टिविटीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो अगेन प्रोडक्शन होगी गुड्स एंड सर्विसेज की, फिर से पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को फिर से स्पेंड होगा, फिर से पैसा फर्म्स के पास पहुंच जाएगा, और ये सर्कल चलता रहेगा। दिस इज द सर्कुलर फ्लो, हाउ द मनी मूव्स इन द इकोनॉमी। किस तरीके से हमारी कंट्री में जो इनकम है वो मूव करती है। ठीक है, सिंपल, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्पोजिशन, समझ गए भाई। चलो नाउ अब रीजनल अकाउंट का कंसेप्ट है बेटा। रीजनल अकाउंट समझते हैं। देखो जैसे हम पूरी कंट्री की बात करते हैं कि पूरी कंट्री की इनकम, नेशनल इनकम, ऐसे ही पर्टिकुलर स्टेट की इनकम भी निकल सकती है। मतलब जैसे हम पूरी कंट्री की नेशनल इनकम कंप्यूट करते हैं, ऐसे ही किसी पर्टिकुलर स्टेट की भी इनकम कैलकुलेट हो सकती है। और उन्हीं अकाउंट्स को जब हम स्टेट वाइज इनकम निकालते हैं बच्चों, उसी को क्या बोलते हैं, रीजनल अकाउंट्स। ठीक है ना। तो देखो, थिंक ऑफ देम एज अ मिनी नेशनल इनकम अकाउंट्स फॉर ईच स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट। हर एक अलग अलग स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के जो छोटे छोटे नेशनल इनकम अकाउंट्स हैं, उन्हीं को हम किस नाम से जानते हैं, रीजनल अकाउंट्स। ठीक है जी। जस्ट लाइक वी कैलकुलेट जीडीपी फॉर इंडिया, वी कैलकुलेट समथिंग सिमिलर फॉर ईच स्टेट, दैट इज स्टेट इनकम। ईच डिस्ट्रिक्ट की होगी तो क्या होगी बच्चों, डिस्ट्रिक्ट इनकम, है ना। स्टेट की इनकम भी हो सकती है, डिस्ट्रिक्ट की भी इनकम हो सकती है, राइट। इट हेल्प्स द स्टेट। अब ऐसा क्या होगा, जब हम ये इनकम्स कैलकुलेट करेंगे तो हर एक स्टेट गवर्नमेंट को एक हेल्प मिलेगी ये जानने के लिए कि उनकी कंट्री में क्या स्टेटस चल रहा है इनकम का, क्या उनको ग्रोथ करनी है, कितनी ग्रोथ चल रही है, कितनी करने की जरूरत है, सब पता लगेगा, राइट। एंड अंडरस्टैंड देयर इकोनॉमी एंड प्लान बेटर। तो इसलिए पूरी कंट्री की इनकम तो कैलकुलेट करना जरूरी है ही, पर स्टेट वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज अंडर द रीजनल अकाउंट्स भी कैलकुलेट करना जरूरी है। ठीक है बच्चों, चलो नाउ नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जैसे हमने जीडीपी पढ़ा, जीडीपी क्या था, पूरी कंट्री के अंदर जो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है वो। ऐसे ही एनएसडीपी है कि स्टेट की जो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है। समझ गए क्या बोला, एक स्टेट के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है उसकी वैल्यू को हम बोलेंगे एनएसडीपी, है ना। और पर कैपिटा स्टेट इनकम क्या होगी, जैसे पर कैपिटा इनकम होती है पूरी कंट्री की, कि जो भी टोटल इनकम है उसको वर्किंग पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो, आ जाती है पर कैपिटा इनकम। ऐसे ही स्टेट में भी हर इंडिविजुअल की इनकम निकाली जा सकती है कि उस स्टेट की टोटल इनकम लो और स्टेट की पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो, आ जाएगी स्टेट की इंडिविजुअल की इनकम, राइट। चलो देखते हैं। तो भाई ये हमने कहा कि सिमिलर टू जीडीपी बट फॉर स्टेट, है ना। तो टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ स्टेट, एक स्टेट के अंदर, इन अ ईयर। तो मीनिंग ऑफ जीडीपी, इसका मीनिंग समझ सकते हैं कि एक स्टेट की जीडीपी, है ना, एक स्टेट की जीडीपी। एग्जांपल क्या है, जैसे एनएसडीपी में बोल रहा हूं महाराष्ट्र की, तो इसका मतलब क्या है कि वैल्यू ऑफ ऑल द थिंग्स प्रोड्यूस्ड इन महाराष्ट्र, है ना। अगर मैं बोल रहा हूं एनएसडीपी है महाराष्ट्र का, तो इसका मतलब ये है कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है महाराष्ट्र में, ये मतलब है इस बात का। पर कैपिटा मैंने आपको बताया, एवरेज इनकम पर पर्सन इन द स्टेट बोले तो, पर कैपिटा इनकम बोले तो एनएसडीपी डिवाइडेड बाय स्टेट की पॉपुलेशन। जो भी आपने एनएसडीपी कैलकुलेट करा जैसे महाराष्ट्र का, अब महाराष्ट्र की पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो, इंडिविजुअल की इनकम आ जाएगी। ये देखो एग्जांपल लिया, महाराष्ट्र की एनएसडीपी निकली मान लो 10 लाख करोड़, पॉपुलेशन है 10 करोड़, तो डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगी 1 लाख रुपए पर पर्सन की इनकम। एवरेज इनकम पर पर्सन की निकल के आएगी। सिमिलर जैसे हम पूरी कंट्री की पर कैपिटा इनकम निकालते हैं, वैसे ही हमने बेटा स्टेट की पर कैपिटा इनकम निकाली है, जिसका नाम है पर कैपिटा स्टेट इनकम।
स्पेसिफाई कर दिया बीच में कि एक स्टेट की पर इंडिविजुअल की इनकम है। ठीक है, चलो कौन कैलकुलेट करता है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए? भैया ये जो हमने निकाला अभी एनएसडीपी और स्टेट लेवल पे जो कैलकुलेशंस हो रही हैं, इसके लिए अलग अथॉरिटी है, डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स, नाम याद रहेगा, डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स, डीईएस, विद द असिस्टेंस ऑफ, हेल्प तो चाहिए होती है इनको बड़ी मेन ऑर्गेनाइजेशन की, विच इज सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, और पूरी कंट्री की जो कैलकुलेशन है नेशनल लेवल पे वो यही करती है, सीएसओ। समझ गए? तो भाई स्टेट लेवल पे डीईएस करती है विद द कंट्रीब्यूशन ऑफ, विद द हेल्प ऑफ सीएसओ, और सीएसओ कौन है? जो पूरी नेशन की जीडीपी कैलकुलेट करती है, जो पूरी कंट्री की नेशनल इनकम कंप्यूटेशन करती है, वो कौन है? सीएसओ। और इसी की हेल्प से डीईएस काम करता है, जो स्टेट लेवल पे कैलकुलेट करता है। सिंपल। चलो नाउ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, एक बात बताओ, समझते हैं कि कंट्री की जीडीपी जो है हमारी, क्या वो कंट्री के वेलफेयर को भी रिफ्लेक्ट करती है? क्या बोला मैंने? कि जो एक कंट्री की जीडीपी होती है, क्या हम उससे किसी कंट्री के वेलफेयर को पता लगा सकते हैं? मतलब एक साल आपकी जीडीपी थी फॉर एग्जांपल कंट्री की 1 लाख, और अगले साल 3 लाख हो गई, तो 2 लाख से मेरी जीडीपी बढ़ गई, तो मैं कह सकता हूं कि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ा होगा या वेलफेयर इंप्रूव हुआ होगा? क्या आप ये चीज बता सकते हो उसको देख के? नहीं बता सकते, क्योंकि जीडीपी के अंदर सिर्फ वैल्यू, सिर्फ फिगर्स का पता लगता है, लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, लोगों का वेलफेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आप पता नहीं लगा सकते। उसके रीजन है जो आपका टॉपिक है सिलेबस का, कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम ये बोलते हैं कि जीडीपी डज नॉट रिफ्लेक्ट द वेलफेयर। ठीक है ना, देखते हैं चलो। क्या हायर जीडीपी का मतलब लोग हैप्पी हैं या बेटर है? नहीं, आंसर इज नो। जीडीपी मेजर्स द इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉट द क्वालिटी ऑफ लाइफ। जीडीपी इकोनॉमिक एक्टिविटी कैलकुलेट करता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैलकुलेट नहीं करता जीडीपी, राइट? क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं करता। तो बेटा रीजंस क्या है, किस वजह से ऐसा होता है? सबसे पहला, जीडीपी इग्नोर्स द इनकम इनइक्वालिटी। इनकम का जो डिफरेंस है, समझो एक कंट्री के अंदर मान लो 10 लोग हैं और सबके सब 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, ठीक है ना? 10 लोग हैं, ईच अर्न्स 1 लाख, तो पूरी कंट्री की इनकम 10 लाख। समझ आ रही है बात कि हर पर्सन 1-1 लाख कमा रहा है, 10 लोग हैं कंट्री में, कंट्री इनकम 10 लाख हो गई। अब देखो दूसरी कंट्री है जहां पर 9 लोग जो है, हर एक आदमी 50,000 कमा रहा है और एक अकेला आदमी 5.5 लाख रुपए कमा रहा है। इस कंट्री की भी टोटल जीडीपी 10 लाख निकलेगी। तो कैसे डिफरेंस बताओगे कि इनकम इक्वल है कि अनइक्वल है? हमने तो टोटल इनकम निकाल दी दोनों कंट्री की, कंट्री ए की भी 10 लाख निकल रही है, कंट्री बी की भी 10 लाख निकल रही है, बट देयर इज अ डिफरेंस। यहां पर तो ठीक है कंट्री ए में कि 1 लाख ही कमा रहे थे, टोटल करा 10 लाख, यहां पे भी आप टोटल 10 लाख ही निकाल रहे हो, पर प्रॉब्लम है ना, 50,000 9 लोगों की आपने निकाली, अगर बेटा 50,000 इंटू 9 तो 4.5 लाख है ना, और एक अकेला आदमी ऐसा है जो 5.5 लाख रुपए कमा रहा है, तो इस केस में भी क्या होगा? 5.5 लाख है ना, इस केस में भी 10 लाख आ रही है टोटल इनकम। तो प्रॉब्लम वाली बात हो गई है। तो प्रॉब्लम वाली मतलब कि आप इनकम की इनइक्वालिटी नहीं पता लगा सकते जीडीपी को देख के। मैंने दोनों कंट्री की जीडीपी आपके सामने रख दी, 10 लाख 10 लाख, तो आप कहोगे तो बराबर है दोनों कंट्री, पर बराबर का है, ये तो गड़बड़ है। तो इनकम इनइक्वालिटी को जीडीपी नहीं शो कर सकता, सिर्फ टोटल दिखाता है ना, इसलिए तो ये रीजन है। तो वेरी अनइक्वल, जीडीपी पर कैपिटा इज सेम बट वेलफेयर इज वेरी डिफरेंट। दोनों कंट्री में वेलफेयर अलग है जो जीडीपी से पता नहीं लगता। और देखेंगे जीडीपी मिसेस द हिडन इकोनॉमी, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जो जीडीपी में रिफ्लेक्ट नहीं होते, जैसे कि ब्लैक मार्केट ट्रांजैक्शंस होते हैं, लोग टैक्स छुपाने के लिए करते हैं, वो नहीं शो होती जीडीपी में। इलीगल एक्टिविटी, ड्रग्स और गैम्बलिंग, ये सब इनकम काउंट ही नहीं होती, तो जीडीपी में रिफ्लेक्ट नहीं होती। हाउस होल्ड वर्क जो होता है, कुकिंग क्लीनिंग बाय फैमिली, क्या ये काम नहीं है? होता है, पर ये हमारी जीडीपी में रिफ्लेक्ट ही नहीं होता। वॉलंटियर वर्क होते हैं, लोग सोशल सर्विसेज करते हैं, इससे भी तो लोगों का वेलफेयर इंप्रूव होता है इकोनॉमी में, पर ये शो नहीं होता जीडीपी में, राइट? और देखते हैं उसके अलावा जीडीपी काउंट्स बैड सेट्स गुड। जीडीपी के अंदर ये बोला जाता है कि बस इनकम ऐड हो जाए। भैया अगर लोगों के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लोग कार रिपेयर करा रहे हैं, तो इनकम जनरेट हो रही है, तो जीडीपी बढ़ रही है उससे, कार रिपेयर से। पर क्या ये अच्छी चीज है? कार रिपेयर होना, एक्सीडेंट होना अच्छी बात थोड़ी है, लेकिन जीडीपी इसको गुड मानता है कि भैया इनकम इंक्रीज हो रही है, जीडीपी बढ़ रही है, राइट? सिमिलरली हॉस्पिटल के बिल्स बढ़ रहे हैं, तो जीडीपी में तो एड ऑन हो रहा है, पर हॉस्पिटल के बिल्स बढ़ना तो गलत चीज है ना, लोग ज्यादा बीमार हो रहे हैं, हॉस्पिटलाइज हो रहा है, तो गलत चीज है। पर इस बात को जीडीपी में कोई मतलब नहीं है, जीडीपी इंक्रीज हो रही है बस, तो गलत चीज है, राइट? तो मोर इंश्योरेंस क्लेम ले रहे हो, इससे भी जीडीपी बढ़ रही है, तो जीडीपी ऊपर जा रही है, तो बस सोसाइटी लेकिन तो वर्स ऑफ है, सोसाइटी के साथ तो गलत हो रहा है, राइट? तो सिर्फ जीडीपी बढ़ना इज नॉट रिफ्लेक्शन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द कंट्री इन एनी केस, ठीक है ना? तो देखो आगे, और जीडीपी डजंट मेजर द क्वालिटी इंप्रूवमेंट। भैया एक 20,000 का स्मार्टफोन आता है आज और आज से 10 साल पहले का एक 20,000 का स्मार्टफोन, कंट्री के अंदर 20,000 ही ऐड हो रहा है, कंट्री के अंदर ट्रांजैक्शन हम 20,000 की दिखा रहे हैं दोनों बारी, आज भी और आज से 10 साल पहले भी,
लेकिन क्या आज से 10 साल पहले स्मार्टफोन्स के अंदर जो टेक्नोलॉजी थी उसको आप कंपेयर कर सकते हो आज से? आज तो बहुत इंप्रूवमेंट आ गया, पर ये टेक्नोलॉजी का इंप्रूवमेंट मेरे जीडीपी में दिख ही नहीं रहा। मेरे जीडीपी में तो बस वो 20,000 की ट्रांजेक्शन दिख रही है, कि पहले भी एक 20,000 की ट्रांजेक्शन थी, आज भी एक 20,000 की ट्रांजेक्शन है बस, पर वो जो क्वालिटी, वो जो टेक्नोलॉजी चेंज हुआ है वो कहां दिख रहा है? नहीं दिख रहा, राइट। तो ये हमने कहा कि क्वालिटी का इंप्रूवमेंट भी जीडीपी में नहीं दिखता। समझ आ गया बेटा? सेम प्राइस है, बट टुडेस फोन हैज कैमरा, इंटरनेट एप्स, मच बेटर क्वालिटी, जीडीपी में नॉट शो दिस इंप्रूवमेंट। जीडीपी इस तरह की इंप्रूवमेंट को शो नहीं कर पाता, राइट। जीडीपी लेजर टाइम को इग्नोर करता है, ध्यान देंगे जरा। अब एक कंट्री में लोग 60 घंटे पर वीक में काम करते हैं और जीडीपी है उस कंट्री की 100, ध्यान देंगे। दूसरी कंट्री है वहां पर लोग 40 घंटे पर वीक काम करते हैं और उस कंट्री की जीडीपी है 90। तो अगर आप सिर्फ जीडीपी देखोगे तो आप तो ये कहोगे कि जीडीपी से एक्स इज बेटर, कि कंट्री एक्स बढ़िया है यार, उसकी जीडीपी 100 है वो तो अच्छी है, कंट्री वाई के अंदर सिर्फ 90 है तो कम है। पर ध्यान दो भाई, एफिशिएंसी तो भूल गए आप। यहां पर लोग 60 घंटे में 100 रुपए कमा पा रहे हैं और यहां पर 40 घंटे में ही 90 कमा रहे हैं। मतलब ये अगर 60 घंटे काम कर लेंगे तो 100 से ऊपर चले जाएंगे ना। तो लेकिन यानी कि यहां पर एफिशिएंसी ज्यादा दिख रही है मेरे को, समझ रहे मेरी बात? यहां पर लेजर टाइम ज्यादा है, लोग 60 घंटे काम नहीं कर रहे, 40 घंटे ही काम कर रहे हैं, पर एफिशिएंसी ज्यादा है उनके अंदर, लेजर टाइम ज्यादा है ना। तो क्या हुआ? बट वाई हैज मोर लेजर टाइम एंड वाई हैज मोर एफिशिएंसी आल्सो। तो ये एफिशिएंसी वाला एस्पेक्ट दिख ही नहीं रहा जीडीपी में। हम जीडीपी में सिर्फ 100 और 90 को कंपेयर कर रहे हैं, ये देख ही नहीं रहे कि यहां पर लोग 60 घंटे काम करके 100 कर रहे हैं जनरेट और वहां पर 40 में ही कर दे रहे हैं, तो वो ज्यादा बेटर है ना, वो हम नोट ही नहीं कर रहे इसके अंदर, राइट। समझ आए बेटा? चलो अब सिंपल सी बात, ये जो सारी बात हमने पढ़ी इसका एक और समअप है यहां पर आपके सामने, इसको भी देख। अरे छोटा हो जा गुरु, ये लो फटाफट से देख रहे हैं कि कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती है, कौन सी नहीं होती। इनकम इनइक्वालिटी नहीं होती है ना, हेल्थ एंड एजुकेशन नहीं होती, हाँ अगर कोई अमाउंट इन्वॉल्व है तो हो भी सकती है। पॉल्यूशन एयर नहीं होता, क्राइम रेट नहीं होता, लेजर टाइम नहीं होता, फैमिली कम्युनिटी लाइफ नहीं होता, वॉलंटियर वर्क नहीं होता, पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं होता, जेंडर इनइक्वालिटी, मेंटल पीस और हैप्पीनेस, ये सारी चीजें मेरे जीडीपी में काउंट नहीं होती। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जीडीपी डज नॉट रिफ्लेक्ट द वेलफेयर। ठीक है बेटा, इसी बातों पे हम बोल सकते हैं कि जीडीपी वेलफेयर को रिफ्लेक्ट बिल्कुल भी नहीं करता। ठीक है बच्चों, समझ आ गई कहानी? चलो नाउ लिमिटेशन एंड चैलेंजेस, ये आपके बुक्स के ही पॉइंट्स है एज इट इज। अब वैसे तो देखो बेटा आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है, लेकिन फिर भी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन और नॉट अ लिमिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है ना। ऐसे पूछ सकते हैं कि कौन सा इनमें से लिमिटेशन है और कौन सा नहीं है, डायरेक्ट आपके बुक्स के ही पॉइंट्स हैं ये सारे। तो देख लेते हैं एक बारी, इसको जूम करके पढ़े यहां से, पहले ये वाले पढ़ लेते हैं ना, पहले इधर वाले पढ़ते हैं फिर उधर वाले पढ़ लेंगे, है ना। तो देखो सिंपल सी बात है, देयर आर मेनी कंसेप्चुअल डिफिकल्टीज इन रिलेटिंग टू द मेजर्स। क्या ये लिमिटेशंस एंड चैलेंजेस, तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, मतलब कि जब हम नेशनल इनकम कंप्यूट करते हैं देयर आर सर्टेन चैलेंजेस और लिमिटेशन व्हिच अ वन हैज टू फेस, द पर्सन हु इज कैलकुलेटिंग, ये सब दिक्कतें उसको फेस करनी पड़ती है। क्या क्या? देखो, लैक ऑफ एग्रीड डेफिनेशन, भैया इतनी सारी हजारों डेफिनेशंस है कि पता लगाना ही मुश्किल है कौन सी सही है कौन सी नहीं है ना। एक्यूरेट डिस्टिंक्शन बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, याद है कि भैया फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स अकॉर्डिंग टू यूजेज होता है, गुड अपने आप में फाइनल या इंटरमीडिएट नहीं होता, कौन उसको यूज कर रहा है, कैसे यूज कर रहा है, इस पर डिपेंड करता है। तो कई बार इस चीज की कैलकुलेशन में दिक्कत आ जाती है कि फाइनल है कि इंटरमीडिएट है। ट्रांसफर पेमेंट्स हम लेते नहीं है तो हमें पता नहीं लग पाता कई बार ये ट्रांसफर है या फैक्टर है। सर्विसेज ऑफ ड्यूरेबल गुड्स तो चलते रहते हैं, अब उसकी सर्विसेज को भी अगर आप काउंट करोगे तो वो डबल काउंटिंग ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना पड़ता है ना। डिफिकल्टी ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, अब जब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है तो इक्वल है अनइक्वल है, हमें तो नेशनल इनकम कंप्यूट करनी है ना, तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन गलत हो गया तो कैलकुलेशन गलत हो जाएगी भाई, राइट। वैल्यूएशन ऑफ न्यू गुड एज अ कांस्टेंट प्राइसेस, अब आप न्यू गुड्स को एज अ कांस्टेंट प्राइस अगर ले लोगे, कांस्टेंट प्राइस मतलब बेस ईयर के प्राइस पे, तो गलत है। जिस प्राइस पे वो आज ट्रांजैक्ट हो रहा है वो प्राइस लेना चाहिए, पर कांस्टेंट पे ले रहे हो तो गलत हो जाती है नेशनल इनकम की अकाउंटिंग, राइट। वैल्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको काउंट करोगे तो भी गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बात समझ आई वाली? वो है कुछ और अदर चैलेंजेस, वो भी एक बार देख लेते हैं जल्दी से, बुक के ही पॉइंट्स है एक बार नजर मार लेते हैं। तो ये और कुछ और भी पॉइंट्स है हमारे पास, देखो अदर चैलेंजेस। इनएडिक्वेसी ऑफ द डेटा, कई बार मेरे पास डेटा ही सफिशिएंट नहीं है, ये रिलायबल डेटा नहीं है अवेलेबल कि जिसमें मैं भरोसा कर सकूं, जिसके बेसिस पे मैं कैलकुलेट कर सकूं, वो रिलायबल डेटा ही मेरे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है ना, एक मिनट इसको ना इधर ही करते हैं जरा, ये लो, चलो ठीक है बेटा। तो रिलायबल डेटा ही मेरे पास अवेलेबल नहीं है, समटाइम्स ऐसा हो जाता है। या फिर प्रेजेंस ऑफ नॉन मोनेटाइज सेक्टर्स,
नॉन मोनेटाइज मतलब उनकी कोई वैल्यूएशन ही नहीं है, मॉनेटरी टर्म्स में कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं है हमारे पास, तो कैसे काउंट करें। प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन वाली चीजें इकोनॉमी में सर्कुलेट ही नहीं हो रही, तो कैसे उसकी वैल्यू निकालें और नेशनल इनकम में इंक्लूड करें। एब्सेंस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम ड्यू टू इलिटरेसी, अब लोगों के पढ़े लिखे कम होने की वजह से, ना पढ़े लिखे होने की वजह से लोगों की इनकम रिकॉर्ड ही नहीं हो पा रही, मतलब जैसे लोग आईटीआर वगैरह नहीं भर रहे या अपनी इनकम का हिसाब दे ही नहीं रहे, तो कंट्री की एक्चुअल नेशनल इनकम पता नहीं लग पाती, राइट, ये इग्नोरेंस की वजह से। लैक ऑफ प्रॉपर ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन, किस किस तरीके के काम डिस्ट्रीब्यूटेड है, लोग कहां कहां पे क्या क्या काम कर रहे हैं पता ही नहीं है भाई, किस किस तरीके से लोग पैसा अर्न कर रहे हैं, ये ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन पता ही नहीं लग पा रहा। एक्यूरेट एस्टिमेशन ऑफ द कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, यानी डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है एसेट्स के ऊपर, क्योंकि हमें नेट अमाउंट चाहिए होता है, तो नेट अमाउंट निकालने के लिए डेप्रिसिएशन चाहिए होता है, तो एक्चुअल डेप्रिसिएशन का अमाउंट हमें पता नहीं लग पाता कितना है, जिसकी वजह से हमें नेट अमाउंट तक पहुंचने में दिक्कत आती है। तो दीज आर सर्टेन लिमिटेशंस और चैलेंजेस जो फेस करने पड़ते हैं, या आप अपनी बुक से भी पढ़ सकते हैं, सेम पॉइंट्स हैं कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग में या फाइनल आंसर तक या फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचने में ये सब दिक्कतें हमें फेस करनी पड़ती है। इनका क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन, ऐसे करके, तो पढ़ लेना बेटा एक बारी, ठीक है बच्चों। तो भाई ये हमने कर दिया चैप्टर नंबर 6 के यूनिट 1 का भी खात्मा, समझ गए भाई। आई होप वीडियो में सारे कंसेप्ट्स बढ़िया से क्लियर हुए होंगे। कमेंट करके जरूर जाना बच्चों, बताना बढ़िया लगा कि नहीं लगा, मजा आया कि नहीं आया, बढ़िया तरीके से, ठीक है भाई। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके यूनिट 2 के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है अगले वाला भी, डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा, पहले बता चुका हूं, बहुत ज्यादा वेटेज है इस चैप्टर की, अकेले इस चैप्टर की, ठीक है ना। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्लोइंग, कीप शाइनिंग, कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।